Hello my dear students, my name is Vijay Kalkot and welcome to our channel। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास केमिकल काइनेटिक्स से लेक्चर नंबर 11। तो हमने लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। आज हम उसी के ऊपर दो न्यूमेरिकल करेंगे, उसी के ऊपर बेस्ड। वहां हमने एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी सीखी थी। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हमने दो इक्वेशन वहां पर ड्राइव की थी। उसके बाद हम करेंगे इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, एक छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा, और उसके बाद हम करेंगे कोलिजन थ्योरी को एक्सप्लेन। तो देखिए हमने क्या किया था कल, वो ब्रीफली हम देख लेते हैं। अरहेनिस इक्वेशन क्या थी? K इज इक्वल टू ए, अरहेनिस कांस्टेंट है, और E रेज टू पावर EA बाई RT। ठीक है, EA ये एक्सपोनेंशियल है, कांस्टेंट है, और ये EA एक्टिवेशन एनर्जी, R कांस्टेंट, T टेम्परेचर है। इसकी लॉगरिथम फॉर्म लेंगे हम। log K इज इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2.303 RT। एक तो ये इक्वेशन हमारी है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है? अगर दो टेम्परेचर दिए गए हो आपको और दो ही रेट कांस्टेंट दिए गए हो, राइट, तो उसके ऊपर भी हमने क्या है, या फिर कोई भी एक चीज उनमें से पूछ लेगा। एक टेम्परेचर पूछ लेगा सेकंड वाला, या फिर फर्स्ट वाला, या फिर क्या सेकंड वाला रेट कांस्टेंट, या फिर क्या फर्स्ट वाला रेट कांस्टेंट पूछ लेगा। उसके लिए इक्वेशन क्या थी हमारी? सेकंड log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 बाई T1 बाई T2। ये सेकंड वाली हमारी इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। इन्हीं दोनों इक्वेशन के ऊपर क्या है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन्हीं के ऊपर हम दो ही प्रॉब्लम लेंगे। और अगर आप बहुत अच्छे से समझ गए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ आ जाएगा, आएगा समझ, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। तो चलिए देखते हैं हमारी प्रॉब्लम है। रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन अभी इस इक्वेशन से दे रहा है। log K इज इक्वल टू 4.2 माइनस 1 इंटू 10⁴ बाई T के, ये दे रहा है भाई। इसमें पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन। एक तो एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है, और सेकंड क्या? रेट कांस्टेंट K। ये K है भाई, ये स्मॉल k है, ये मैंने इसलिए लिखा K क्योंकि ये K केल्विन है, केल्विन। ठीक है, किसके लिए यूज किया? टेम्परेचर के लिए। तो ये केल्विन है, और वो क्या है? रेट कांस्टेंट K। इफ इट्स हाफ लाइफ पीरियड बी 200 मिनट्स, भाई इतनी हो, तो ये दो क्वेश्चन इसके अंदर पूछ रहा, दो बातें पूछ रहा है। एक तो एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है, और सेकंड क्या? रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए हमने करना क्या है, बहुत ही इजी स्टेप है। इसमें दो तीन टाइप पूछेंगे, करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन और भी बन जाएगा। हाँ, कांस्टेंट की जगह क्या है? टेम्परेचर भी पूछ सकता है। रेट कांस्टेंट एंड व्हाट टेम्परेचर, एंड क्या कह सकता है भाई? एट विच टेम्परेचर, या फिर कुछ भी टेम्परेचर भी पूछ सकता है इसमें। ठीक है, टेम्परेचर ये भी पूछ सकता है, यानी कि 1, 2 और ये 3। ठीक है, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। यानी कि दो क्वेश्चन तो पूछेगा, या तो एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर पूछ लेगा, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट पूछ लेगा। तो चलिए हम देखते हैं इसमें। देखो हमारी इक्वेशन क्या थी, अरहेनिस इक्वेशन क्या थी? एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। एक्टिवेशन एनर्जी देखते ही आपने ये समझना है कि अरहेनिस इक्वेशन लगेगी ही लगेगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, राइट। वो तो आपने देखनी ही देखनी है। ठीक है, तो अरहेनिस इक्वेशन हमारी क्या थी? log K इज इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2.303 RT, राइट। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन ये दे रहा है, खुद दे रहा है। ये क्या कह रहा है? log K इज इक्वल टू 14.2
माइनस 1.0 इंटू 10⁴ बाई टी, ठीक है, और ये केल्विन में दे रहा है। एक इक्वेशन ये है, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, यहां पर हमने करना क्या है, यहां पे हमें इक्वेशन को कंपेयर करना है, ठीक है, इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करना, यानी कि ये भी log k के इक्वल है, ये भी log k के इक्वल है, राइट, दोनों ही log k के इक्वल है, ये भी log k के इक्वल है, ये भी log k के इक्वल है। तो यहां पर देखो log a की वैल्यू क्या होगी, log a की वैल्यू ये हो गई, ठीक है, माइनस माइनस हो गई, इसके साथ किसका कंपैरिजन हो गया, इसका हो गया, ए बाई इसका। ध्यान देना, आपने दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना और ऐसे ही आपने ये निकालना, सोल्व करना है, ये इसी टाइप से होगा ये क्वेश्चन। आपने क्या करना स्टूडेंट्स, ये देखना है, यानी कि दोनों ही log k की वैल्यू यहां पर लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, 1 and 2, माइनस को माइनस रहने दो, इन दोनों को कंपेयर कर दो, क्या हो गया, EA बाई 2.303 RT इज इक्वल टू क्या आ गया, 1.0, ठीक है, 1.0 ये 1 ही है, इसका कोई लॉजिक भी नहीं है बहुत ज्यादा, 1.01 ही है, ठीक है, आप इसको छोड़ भी सकते हो, इंटू 10⁴ बाई टी, और ये केल्विन में, राइट। आपने हमने ये दोनों इक्वेशन कंपेयर की, इसका मीनिंग क्या, इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल माइनस के इक्वल ये है, और इसके इक्वल ये है। तो हम सीधा, हमने बहुत ज्यादा नहीं करना, आपने ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कहीं भी कुछ आपने, और कहीं भी कंफ्यूजन करना ही नहीं है। आपने क्या करना है, बस इसको कंपेयर कर देना इसके साथ, राइट। यहां से अब क्या, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर दो, ये टी से टी कैंसिल, टेम्परेचर कैंसिल हो गया, ठीक है, आर की वैल्यू ये अपना आप ही दे रहा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई ए इज इक्वल टू, देखो ये क्या होगी, 1.0 इंटू 10⁴, राइट, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, इंटू 2.303, आर की वैल्यू रख दो, ठीक है, आर की वैल्यू, अच्छा उसके साथ साथ एक काम और करो, ये यूनिट भी ले लो, ये है केल्विन, ठीक है, ये केल्विन में है, इंटू 2.303 इंटू, ठीक है, ये 2.30, आर की वैल्यू क्या होगी, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल। देखो इस केल्विन से तो ये ऊपर केल्विन है, ये पर केल्विन है, ये खत्म, राइट। उसके बाद क्या करना, आपने इसको सोल्व कर देना भाई, इसको सोल्व करोगे आप, देखो मल्टीप्लिकेशन आपने अपने आप ही करनी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.91 इंटू 10⁵ जूल पर मोल, जूल बच गया एज इट इज, और पर मोल, ये हमारा क्वेश्चन आया, यानी कि हमारी वैल्यू आ जाएगी। भाई ये कैलकुलेशन आपने करनी है। कुछ स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान से सुन लो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स कैलकुलेशन नहीं करते, 12th क्लास में यही प्रॉब्लम है, आप कैलकुलेशन नहीं करते हो, कैलकुलेट किया करो और क्या कंप्लीट आंसर निकाला करो, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा भाई, मार्क्स कट जाते हैं, बहुत अच्छे से बता रहा हूं। अगर आपने आंसर नहीं निकाला, कैलकुलेट नहीं करोगे, तो आंसर आपका यानी कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट ही माना जाएगा, और वहां पर आपके आंसर क्या है, रिड्यूस, यानी कि मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे वहां पर। तो इसका तो आंसर ये हो गया सीधा, हाँ, राइट। इसको नोट कर लो भाई, इसको नोट करो, हो गया। तो चलिए अब हम करते के, एक तो यानी कि इसका एक पार्ट ये हो गया, ठीक है, ये समझो ये एक पार्ट हो गया। अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी पूछिए तो पहले वाली इक्वेशन आपने लगानी, सीधी लगानी, और इस टाइप से क्वेश्चन वो देता है, और यहां से हम क्या है निकाल सकते हैं, राइट। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, कांस्टेंट। तो देखो ये अपने आप ही बता रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये हाफ लाइफ दे रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ क्या होता है, टी हाफ अगर हम करें तो क्या होता है 0.693 बाई के, यही तो होता है, ठीक है। टी हाफ की वैल्यू इसने दे ही दी, तो के पूछ रहा है, के इधर आ जाएगा, ये के, ये क्या हो गया टी
1/2। बिल्कुल ही इजी है, इसमें आपने कंफ्यूज होना ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करोगे 0.693 बाई टी की वैल्यू, ठीक है 200 मिनट्स दे रहा है, आपने सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। मिनट में रखोगे तो आप पर मिनट कर देना वहां पर, ठीक है, यूनिट पर मिनट हो जाएगी। सेकंड में करोगे तो आप क्या है पर सेकंड हो जाएगी, ये सेकंड, राइट। तो इसको आप क्या है स्टूडेंट्स, इसको हम सोल्व कर देंगे। तो सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5.775 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकंड, ठीक है। हाँ यही आएगा भाई, ये 5 है, देखो ये 5 है और इसका आंसर ये आ जाएगा, यानी कि ये हमारा आ गया रेट कांस्टेंट। अगर यहाँ पर 60 नहीं करोगे तो फिर क्या पर मिनट लिखना, आपने ये जरूर लिखनी है, यूनिट आप जरूर लिखा करो और कैलकुलेशन किया करो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, थर्ड ये हो गया सेकंड, राइट। अब हम देख लेते हैं इसके साथ साथ ही थर्ड इसमें क्या पूछा, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर पूछे तो हमने क्या करना, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी आपने। टेम्परेचर पूछे तो क्या करना है, ठीक है भाई। टेम्परेचर पूछे तो आप क्या करोगे, आपके पास के की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी टेम्परेचर पूछने के लिए। के की वैल्यू हमारी क्या आई थी, के इज इक्वल टू 5.77, ठीक है 775 आ रही, 7 ले लेते हैं हम 5.7, ठीक है। और उसके बाद क्या है 7, हाँ 8 ले सकते हैं बट 5.7 ही ले लेते हैं हम, इंटू 10⁻⁻5, ठीक है सेकंड इनवर्स। ये के की वैल्यू आ गई थी। तो थर्ड स्टेप, अगर टेम्परेचर पूछे तो आपने क्या करना, के की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे। ये टेम्परेचर है भाई, ठीक है, ये टाइम नहीं, ये टेम्परेचर, इसलिए केल्विन दिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने क्या करना, लोग के की वैल्यू रख दो 5.7 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 14.2 माइनस 1 इंटू 10⁻⁴ टी, और ये केल्विन, ठीक है। ये केल्विन है, रेट कांस्टेंट नहीं, ये केल्विन है। जो सेकंड स्टेप में हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी वो इसकी इक्वेशन में रख दी, इसी इक्वेशन में जो ये खुद दे रहा है, इसी इक्वेशन के अंदर, राइट। तो ये आपको सोल्व करना आता है। लोग 5.7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.75, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। लोगरिथम की आप फिर से देख लेना वीडियो, लोगरिथम एंटी लोगरिथम आपने सीख लेना है। आप क्या है लोगरिथम की वीडियो आप फिर से देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर बार आएगा, बार बार क्वेश्चन में ये आ रहा है, ठीक है। मैंने डाली हुई है, आप लोगरिथम टाइप करना और उसके साथ साथ विजय कालकोट लिख देना, आ जाएगा। हाँ तो चलिए अब हम करते हैं, हाँ इसकी वैल्यू ये हो गई, ये ऐसे हो जाएगा ना, log 5.7 प्लस, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा log 10⁻⁻5, यही हो जाएगा। तो log 5.7 की वैल्यू क्या होगी 0.75, ठीक है। ये आगे आ जाएगा, ये क्या बन गया -5 log 10 की वैल्यू 0 होती है, सॉरी 1 होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फिर क्या करोगे, यहाँ एज इट इज 14.2 माइनस 1.0 इंटू 10⁻⁴, ये टी और ये केल्विन, राइट। यहाँ से इसमें से ये माइनस करो, 5 में से पौना गया, ठीक है, 5 में से 0.75 गए तो कितने बच गए -4.25, ठीक है। आप ऐसे अपनी लोकल लैंग्वेज में याद रखा करो, क्योंकि जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है भाई। कैलकुलेशन सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको किसी ने नहीं कहा, कोई नहीं पूछता, आपने 1 1 जा 2 2 जा 2 3 जा ये नहीं आप, अगर आप वो सब, अगर इंग्लिश मीडियम है तो आप उसमें कैलकुलेट कर लो। अगर आप हिंदी में है, हिंदी मीडियम से हो तो आप अपनी लैंग्वेज में जो जैसे आप पहाड़े कहते हो आप उसमें कैलकुलेट कर लो, बट फास्ट होनी चाहिए। मेन बात क्या, फास्ट होनी चाहिए कैलकुलेशन फास्ट ही होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, ये आ गया, देखो ये इतना है, ठीक है। तो ये मैं इसको इस साइड ले आता हूँ, इसको इस साइड लाऊंगा तो क्या होगा -4.2 इज इक्वल टू 1.0 माइनस, ये माइनस बच गया, इंटू 10⁻⁴ टी केल्विन, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। चलो कर लेते हैं, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। यहाँ पर कितना होगा -18.45 इज इक्वल टू -1.0 इंटू 10⁻⁴ टी केल्विन, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल,
माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर मैं इसको आगे करता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ कर लेता हूँ t इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.0 इंटू 10⁴ बाई ये, ठीक है 18.45 और ये केल्विन में, इसको आप इससे भाग दे दो, ठीक है। तो आप क्या है ये देखो ये इतना हो जाएगा, इसको आप ऐसे समझो 1 2 3 4, ठीक है 4 और 2 यहाँ हटा दो, ये कितनी होगी 6, इसको इससे भाग दोगे आप तो कितना आ जाएगा 542 अप्रोक्सीमेट ये आ जाएगा भाई केल्विन, ठीक है। केल्विन में ही आएगा ये टेम्परेचर, ये केल्विन में आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा लास्ट आंसर, ये हमारा हो जाएगा लास्ट आंसर। तो इस टाइप से क्या है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर लेना स्टूडेंट्स। या तो ये पूछेगा एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर पूछ लेगा, या फिर रेट कांस्टेंट पूछ लेगा। रेट कांस्टेंट आपने निकालना ही पड़ेगा अगर टेम्परेचर पूछ रहा है तो, क्योंकि वो कांस्टेंट निकाल के के की वैल्यू यहाँ रख देंगे फिर आपने, ठीक है। आप याद रखना भाई ये के स्मॉल के लगा लो इसको, ये रेट कांस्टेंट वाला के है और ये केल्विन टेम्परेचर वाला के है। तो इसको नोट करो फटाफट, इसको जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम 2 into 10⁻⁻2 to 4 into 10⁻⁻2 when the temperature changes from 300 Kelvin to 310 Kelvin. कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। देखो एक्टिवेशन एनर्जी पूछ ली भाई, सीधी सी बात है ये, अगर एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है और 2 टेम्परेचर दे दिए इसने, कितने टेम्परेचर 2 दे दिए भाई, राइट। उसके बाद क्या है रेट कांस्टेंट भी 2 दे रहा है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अगर 2 टेम्परेचर और 2 क्या है टेम्परेचर दे रहा हो, कांस्टेंट रेट कांस्टेंट दे रहा हो, तो मैंने इक्वेशन क्या बताई थी, बस वही इक्वेशन लगानी है आपने, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 बाई T1 T2 बाई T1 T2। ये ध्यान रखना भाई, ऊपर T2 माइनस T1 होगा और क्या इंटू T1 T2 होगा। ये मैंने ड्राइव करवाई थी, कैसे आई थी। तो ये इक्वेशन सीधी आपने क्या है यही इक्वेशन पुट कर देनी, यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी हम निकाल लेंगे। तो लोग K2 देखो, K2 ये, ठीक है, K1 ये, उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे, टेम्परेचर T2 ये, ठीक है, T1 ये, बस इसमें हमने और कुछ भी नहीं करना। log K2 4 into 10⁻⁻2 by 2 into 10⁻⁻2 is equal to EA एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 R, R की वैल्यू मैं रख देता हूं भाई, वही होगी 8.314। उसके बाद T2 कितना होगा 310 माइनस 300 T1 300 बाई 300 इंटू 310। ये इक्वेशन हमने क्या है इस तरह से इक्वेशन में ये हम पुट कर देंगे। अदरवाइज देखो आप यहां एक काम और कर सकते हो, इसकी यूनिट साथ साथ रख दो। गैस कांस्टेंट क्या होता है जूल पर केल्विन पर मोल। अगर आपने यूनिट निकाल, यूनिट भूल जाओ ना, अदरवाइज तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है जूल पर मोल ही निकलेगी। अगर फिर भी आप भूल सकते हो तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पर ये कितना था 310 माइनस 300 बाई 300 इंटू 310, और ये किस में होगा केल्विन में, ये किस में होगा केल्विन। देखो केल्विन से तो केल्विन फिनिश, टेम्परेचर केल्विन में ही होगा। यहाँ क्या बच गया जूल पर मोल, राइट। उसके बाद क्या है यहाँ देखो, इसको देखो, इससे ये कैंसिल, इससे ये 2, ठीक। log 2 की वैल्यू क्या दे रहा है, ये दे रहा है 0.301। वैसे जब 0.3 ले लिया और किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू log 2 की वैल्यू 0.3 हम ले सकते हैं, अदरवाइज इसने दे रखी है तो ये है। उसके बाद क्या करना है, ये सारे इस साइड ले, इसको सोल्व कर लो, थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। EA बाई
2.303 इंटू 8.314 जूल पर मोल। केल्विन कैंसिल हो गया वहां से, तो यहाँ देखो इसमें से ये माइनस गया तो कितना हो जाएगा, इंटू 10, 300 इंटू 3। बिल्कुल सिंपल, राइट। उसके बाद क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी, सारे इस साइड आ जाएंगे, ये सारे इस साइड आ जाएंगे, राइट। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, EA इज इक्वल टू 1 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 310, राइट। उसके डिवाइड बाय 10, और ये हो जाएगा जूल पर मोल, राइट। तो इसको स्टूडेंट्स आप सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 53598 जूल पर मोल। या फिर हम इसको कह सकते हैं, देखो 1 2 3, यस, 53.598 किलो जूल पर मोल। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको स्टूडेंट्स नोट करो, इसको नोट करो भाई। फिर हम आगे करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर नहीं भाई, टेम्परेचर तो यही था, हम कैटालिस्ट करेंगे, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। तो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट क्या करता है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। कैसे, कैटालिस्ट होते क्या है, ध्यान दो भाई, कैटालिस्ट आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीज द या फिर व्हिच इनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction without involving in the chemical reaction, and ऐसे भी कह सकते हो आप, ऐसे भी कह सकते हो भाई, which enhance the rate of reaction without itself undergoing any permanent chemical चेंज, यानी कि अपने आप उनका वो क्या है, किसी भी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, उनके अंदर कोई परमानेंट चेंज नहीं होता और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं भाई, वो कैटालिस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल 2KClO3 MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो क्या बन जाएगा, 2KCl प्लस 3O2। तो कैटालिस्ट का मैकेनिज्म क्या है, जो हम ग्राफ बनाते हैं बार बार, देखो ये हमारा ग्राफ था, कौन सा ग्राफ था, इस साइड हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या था हमारा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। या फिर आप कह सकते हो रिएक्शन प्रोसीड, इस साइड में रिएक्शन प्रोसीड हो रही। तो हम ये देखो, ये आप समझ ही जाओगे, बिल्कुल इजीली समझ गए। ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो हमने ग्राफ बनाया था, यहां से यहां तक क्या है, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो कैटालिस्ट क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कैटालिस्ट इसकी क्या है, पाथ को अल्टर कर देते हैं भाई। अल्टर का मीनिंग क्या, चेंज कर देते हैं। कैसे, ये ठीक है, ये कौन सा था, विदाउट कैटालिस्ट, ये क्या है,
विद कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट भी एडजॉर्प्शन थ्योरी सरफेस केमिस्ट्री में आएगी। इसका एक मैकेनिज्म होता है एडजॉर्प्शन थ्योरी, एडजॉर्प्शन थ्योरी भी आएगी। जैसे कोई भी हार्ड स्फीयर है, कोई भी वही कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल क्या है, इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एब्जॉर्ब होंगे तो वो एनर्जी लेंगे, यहाँ से इससे एनर्जी लेंगे, और वो एनर्जी क्या है, इसे इतनी एनर्जी का काम कर देती है और हमें इतनी ही एनर्जी देनी पड़ती है, यानी कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम हो गई। ये इतनी एनर्जी पर ही क्या है, यानी कि रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, जो रिएक्टेंट के ओल्ड बॉन्ड है वो टूट जाएंगे और क्या प्रोडक्ट में न्यू बॉन्ड बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये इतनी एनर्जी, रियल में तो एनर्जी उतनी ही यूज होती है, एक बात याद रखो, उतनी ही यूज होती है। तो यहाँ पर ये एनर्जी जो होती है, ये एनर्जी यहाँ से देखो, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ तक जाने में ये एनर्जी कहाँ से आ गई, इस कैटलिस्ट से आ गई जी। एब्जॉर्ब हुए, यहाँ पर कोई हार्ड स्फीयर है ये और सरफेस है, उसके ऊपर ये क्या है, एब्जॉर्ब हो गई। जैसे अमोनिया गैस बनाते हैं, निकल प्लेटिनम हम वहाँ कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो वहां पर जैसे ये एब्जॉर्ब हो गई यहाँ पर, तो ये एनर्जी, बाकी की एनर्जी कहाँ से ले ली, कैटलिस्ट से। उसके बाद वापिस इसने जो ये इतनी एनर्जी है वो किसको दे दी, वापिस ही इसने एब्जॉर्ब कर ली। किसने, इसने। जब ये एब्जॉर्ब होंगे, इसके ऊपर ऐसे बड़े बना लो, तब ये क्या है, एनर्जी। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। सरफेस केमिस्ट्री में और अच्छे से आपको समझ आएगा। यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पर वो एनर्जी क्या है, इतनी एनर्जी का काम करती है। उसके बाद जब ये क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगता है, तो फिर ये एनर्जी रिलीज करता, वो एनर्जी ये वापस ले लेता है ये कैटलिस्ट, और ये मॉलिक्यूल वापस अलग हो जाते। किससे, इस कैटलिस्ट से। इस कैटलिस्ट से ध्यान से समझो, पहले ये दो मॉलिक्यूल आए और यहाँ पर एड्जॉर्ब हो गए। एड्जॉर्ब हो गए तो क्या है, कुछ एनर्जी तो हमने दी इतनी, और क्या है, ये एनर्जी इसने यहाँ से ले ली एड्जॉर्प्शन से। एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना होता है, वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर एनर्जी कंप्लीट हो गई इसकी। उसके बाद रिएक्शन होने के बाद क्या है, जब ये क्या यहाँ पर एक्टिवेशन स्टेट तक, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच गए, तो उसके बाद ये एनर्जी रिलीज करने लगे। वो एनर्जी रिलीज हुई, फिर यहाँ पर एनर्जी इसने दे दी। देने के बाद ये क्या, यहाँ से सरफेस को छोड़ देंगे। छोड़ेंगे तो क्या, ये प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आपने ये नहीं बताना, ये मैकेनिज्म है सरफेस केमिस्ट्री में बताना, आपने ये बताना भाई कैटलिस्ट चेंज द पाथ ऑफ रिएक्शन, या फिर अल्टर द पाथ ऑफ रिएक्शन, उसको चेंज कर देते हैं। किसको, इसके रिएक्शन को, पाथ ऑफ रिएक्शन को, जो रिएक्शन का पाथ है इसको चेंज कर देते हैं। और यहाँ पर क्या होता है भाई, कम एनर्जी जरूरत होती है। एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं भाई। तो इसमें आपने क्या लिखना है, इसमें आपने यही लिखना है, द कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथवे or reaction mechanism by reducing the activation energy. By reducing the activation energy of the reactants and products, hence lowering the potential activation energy. तो बस यही आपने लिखना है भाई। आप इसके अंदर यही लिखोगे, they provide alternate pathway लिखना भाई, by reducing the activation energy of the reaction mechanism. और बस आपने यही बताना क्या करते, कैटलिस्ट क्या करते भी, रेट ऑफ रिएक्शन को, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, यानी कि इतनी एनर्जी पर ही हमारी रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। किसकी बजाय, इतनी एनर्जी के बजाय। तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा भाई। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये तो। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ही होगा, क्योंकि ये क्या कर देता है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता। बस इसमें इतना ही आपने समझना कैटलिस्ट के अंदर, राइट। अब नेक्स्ट करते हैं इसमें कोलिजन थ्योरी।
कोलिजन थ्योरी। ठीक है, एक टॉपिक लास्ट बच गया, इसमें हम कर लेते हैं कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन लिख लो, ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये एक थ्योरी दी गई है भाई, ठीक है, नाम से ही जाहिर है क्या, ये एक थ्योरी दी गई है, कोलिजन थ्योरी। ये भी आपको पता, सबसे पहले, इससे पहले अरहेनिस थ्योरी आई थी जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। उसके बाद दो साइंटिस्ट आए, कब, 1916 टू 1918, मैक्स टॉरेंस, मैक्स ट्रॉप्स एंड विलियम लुइस, एंड विलियम लुइस। भाई ये दो साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या है, एक थ्योरी दी, क्या, कोलिजन थ्योरी। और इसके अकॉर्डिंग क्या है, इन्होंने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, आपने लिखना अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है। ये दी थी भाई, जब दी थी और इन्होंने दी थी, ये याद रख लेना। द रिएक्टिंग स्पीशीज assumed to be hard sphere and they collide each other। भाई ये समझा गया, ये माना जाता जो रिएक्टिंग स्पीशीज है वो एक हार्ड स्फीयर की तरह है, ठीक है, और वो क्या है, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते, भाई दे कोलाइड ईच अदर। इसमें लिखो द नंबर ऑफ कोलिजन number of collisions per second in per unit volume, per unit volume of the reaction mixture is known as per unit volume of the reaction mixture is known as collision factor, is known as collision frequency कह लो भाई, फैक्टर कह लो या फिर क्या, collision फ्रीक्वेंसी, और ये जेड से रिप्रेजेंट किया उन्होंने, ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड से। क्या, द नंबर ऑफ कोलिजन, भाई कितने, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, भाई एक सेकंड में एक यूनिट वॉल्यूम में कितने क्या है, जो रिएक्टिंग स्पीशीज है उनका क्या है, कितने नंबर कोलिजन होता है, उसको जेड से रिप्रेजेंट किया इसने। और सेकंड फैक्टर क्या है भाई, इसने अनदर factor affect the rate of reaction, affects the rate of reaction is activation energy, जो कि आप पढ़ चुके हो, एक्टिवेशन एनर्जी। ये लाइन नोट करो, अज्यूम, आप ये समझ लो भाई,
फॉर ए बायोमोलिकुलर रिएक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। बायोमोलिकुलर मतलब दो मोलिकुल है, उसके लिए उस रिएक्शन के लिए क्या होगा, जैसे हमारे पास A प्लस बी दो मोलिकुल है और ये क्या बन गया, प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट्स एक भी बन सकता है, ज्यादा भी बन सकते हैं, प्रोडक्ट्स। इतनी गंदी राइटिंग, राइट। तो इसको नोट करो भी एक बार, इसको नोट करो, फिर मैं आगे लिखता हूं। देखो एक बार इसको समझ लो भाई, ये क्या कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो रिएक्टिंग स्पीशीज है वो हार्ड स्फीयर की तरह है और क्या कोलाइड करते हैं ईच अदर, एक दूसरे के साथ। द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टिंग मिक्सचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहा गया। और दूसरा फैक्टर क्या है, अरहेनियस इक्वेशन का। दो चीजें होती है इसके अंदर, अगर इस टाइप से रिएक्शन हो तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स, इससे आगे होगा देखो हमारी रिएक्शन ये थी A प्लस बी प्रोडक्ट, तो इसमें होगा भी रेट ऑफ, ठीक है, रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस dx बाई dt, यही होता है कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, यही होता है भाई, इज इक्वल टू कैसे होगा, जेड ए बी इंटू एफ, जेड ए बी इंटू एफ, ठीक है। ए बी, जेड क्या बताया था अभी मैंने, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, जेड क्या है यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं भाई, जेड फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। एफ क्या है यहाँ पर, एफ एक्टिवेशन एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एफ क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एफ क्या है, इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ई ए बाई आर टी, याद रखो भाई एफ क्या होगा, ई ए बाई आर टी। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी, कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, कितने कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, उनकी एनर्जी है भाई, उनकी एनर्जी, ठीक है। ये क्या, उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, एक बात और रह गई, देखो फर्स्ट बात ये क्या कही इसने कि हार्ड स्फीयर है, जो रिएक्टिंग स्पीशीज है वो हार्ड स्फीयर है और एक दूसरे के साथ क्या है, कोलाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम किससे रिप्रेजेंट किया, जेड से। ये फ्रैक्शन ऑफ कितने हैं भाई, कितने मॉलिक्यूल, उनमें से सारे तो नहीं टकराते ना, कितने मॉलिक्यूल क्या है टकरा रहे हैं ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक और है भाई द कोलिजन, एक और बात रह गई, द कोलिजन in which the reacting species collide with sufficient energy and proper orientation is known as, या फिर क्या है, is called effective collision, is called effective collision. The collision in which reacting species collide with sufficient energy and proper orientation, इसमें एक और कर लो भाई, orientation, to breaking the bond
bond of reactant and formed the bond of product of product। ठीक है, इसको क्या कहोगे आप? इफेक्टिव कोलिजन आर कॉल्ड इफेक्टिव इफेक्टिव कोलिजन। एंड और ये किससे रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेड बाय पी रिप्रेजेंटेड बाय पी कॉल्ड। इसको पी को क्या कहेंगे? ठीक है, कॉल्ड प्रोबेबिलिटी फैक्टर एंड स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर भाई देखो दो बातें ये कह रहा है, यानी कि जो कोलिजन है उसमें से देखो ये तो क्या बता रहा है, एक यूनिट वॉल्यूम में, यानी कि एक सेकंड में एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या करे, कोलाइड कर रहे हैं, ये तो वो बता रहा है। ये क्या उनकी एक्टिवेशन एनर्जी बता रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद क्या उनमें से भी एक बात बच गई, उनमें से भी क्या है, कितने स्फिशिएंट एनर्जी के साथ कोलाइड कर रहे हैं। स्फिशिएंट एनर्जी और क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन के ऊपर, जगह भी सही होनी चाहिए भाई, एनर्जी भी पूरी होनी चाहिए और जगह भी पूरी होनी चाहिए। स्फिशिएंट एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन टू ब्रेकिंग डाउन द बॉन्ड, यानी कि ओल्ड बॉन्ड तोड़ दे, जो ओल्ड बॉन्ड तोड़ने के लिए स्फिशिएंट होती है और क्या नए बॉन्ड बना दे। भाई तो केमिकल रिएक्शन होती है, आपको सभी को पता है। तो यहाँ पर क्या करना स्टूडेंट्स, एक फैक्टर और आदि आ गया पी, विच इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी फैक्टर और क्या स्टेरिक फैक्टर। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पर, इसको नोट करो, इसको नोट कर लो भाई, इसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पर, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू जेड पी जेड, सॉरी पी जेड ए बी, और एफ की वैल्यू क्या है, ई रेज टू पावर ई ए बाई आर टी, ई ए बाई आर टी। ई ए बाई आर टी ये होगा, ये कोलिजन थ्योरी ने दिया। कोलिजन थ्योरी ये कह रही है, यानी कि कोई हार्ड स्फीयर की तरह है रिएक्टिंग स्पीशीज, और वो क्या है, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन पे प्रॉपर स्फिशिएंट एनर्जी के साथ टकराते, तभी रिएक्शन होती, तभी क्या हमारा प्रोडक्ट बनता। सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या है, सारे के सारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल क्या है, सारे के सारे रिएक्शन नहीं करते, सारे के सारे नहीं करते, जितने भी क्या है, जैसे कोई ऐसे मान लो ये क्या है, हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूल है इसके अंदर। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी होती है, बट क्या सारे के इनमें से कुछ ही टकराएंगे, कुछ ही टकराएंगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, उनमें से कुछ ही टकराएंगे, और वो क्या है, उनमें से भी क्या है टकराएंगे, उनमें भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, उनमें भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, उनमें से भी क्या है, जो सफिशिएंट एनर्जी के साथ और प्रॉपर ओरिएंटेशन के ऊपर टकराएंगे, वहीं पर तभी प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है भाई यहाँ पर, इसको नोट करो, अभी करवाता हूं। फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर। formation of methanol from bromomethane. Bromomethane, yes.
ब्रोमोमीथेन, यस मीथेन, ये आएगा, राइट। तो ब्रोमोमीथेन में क्या देखो भाई, ब्रोमोमीथेन के लिए एक फॉर्मूला होता है सी, यहाँ पर ब्रोमीन होता है, राइट, यहाँ पर ब्रोमीन होता है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो अगर हम यहाँ पर चार्ज देखेंगे तो ये क्या है, नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव है। आपको सभी को पता है भाई, हैलोजन फैमिली के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही होता है। फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनके ऊपर सभी के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से होगा। उसके बाद इस किसका इफेक्ट होगा यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल का, OH नेगेटिव, ठीक है, KOH से टूट के आ गया, OH नेगेटिव, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, इसका अटैक होगा भाई यहाँ पर, किसके ऊपर होगा, इस मॉलिक्यूल के ऊपर, और इसकी रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज होती है, इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं ताकि आपको यहाँ पर समझ आ जाए, बन जाएगा कंप्लीट। कार्बन, ये क्या, ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, राइट। यहाँ पर क्या, प्लस OH नेगेटिव, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये क्या, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ये क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। डेल्टा होता है बहुत कम चार्ज है, यानी कि यहाँ पे बहुत कम पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आप समझ ही रहे, कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पर वैसे तो इसके ऊपर, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, दो जगह है इफेक्ट, ओरिएंटेशन, इसकी दो टाइप की ओरिएंटेशन होगी। इसकी ओरिएंटेशन दो टाइप से होगी। एक ओरिएंटेशन कौन सी होगी, यहां पर एक ओरिएंटेशन ये होगी, यानी कि ये कार्बन है, यहाँ पर ये ब्रोमीन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इस जगह मॉलिक्यूल पे यहाँ अटैक करे, ठीक है। ये OH नेगेटिव क्या है, यहाँ पर अटैक हो, यहाँ पर अटैक होगा तो क्या है, ये बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड क्या है, वीक हो जाएगा, ये बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा, ये क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है। तो ये समझो भाई, ये क्या है, ये इंटरमीडिएट बन जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, इंटरमीडिएट, इसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड कंप्लीट मजबूत हो जाएगा और ये बॉन्ड मजबूत हो जाएगा और ये निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, CH और यहाँ पर OH, मीथेनॉल बन जाएगा, प्लस Br नेगेटिव, ये निकल जाएगा। अगर इसकी ओरिएंटेशन ये है, तो अगर इसका अटैक देखो, इसका अटैक प्रॉपर ओरिएंटेशन करा यहाँ पर हो गया तो इस साइड में, ये समझो, अगर इसका अटैक इस साइड में हो गया, पॉजिटिव वाली साइड में, तो प्रोडक्ट बन जाएगा, कहने की बात ये, राइट। अगर इसका अटैक कहाँ हो रहा है, ये है हमारा भाई C, ये H, ये H, ये H, ये Br, ठीक है, और ये है OH नेगेटिव। अगर इसका अटैक यहीं पर हो जाता है, यहाँ पर इसी जगह पर इसका अटैक यहाँ होगा, तो आपको ये पता भाई यहाँ पर क्या है, स्लाइटली पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव और ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यहाँ पर रिपल्सन हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, नो प्रोडक्ट फॉर्म्ड। नो प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो यानी कि इसके जो अटैक करने वाला है, जो रिएक्टिंग स्पीशीज है, उसकी ओरिएंटेशन भी सही होनी चाहिए। अगर इसकी देखो यहाँ अटैक हो गया तो क्या है, नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर इसका यहाँ इस साइड में अटैक हो गया तो प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि ये पूरा का पूरा इसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन के ऊपर, और उसकी एनर्जी भी क्या है, सफिशिएंट होनी चाहिए। तो ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, यानी कि दोनों बात इसमें क्लियर प्रूव हो रही है। यानी कि ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए और सफिशिएंट एनर्जी भी होनी चाहिए। कितनी एनर्जी, ये तो बॉन्ड बना दे और ये क्या, इसका वीक हो जाए, फिर ये क्या, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये मीथेनॉल बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, मीथेनॉल, राइट। उसके साथ साथ क्या है,
यहाँ पर कोलिजन थ्योरी फिनिश होती है हमारी। कोलिजन थ्योरी में इतना ही करना है। इसकी लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन एक बार इसकी लिमिटेशन भी देख लेते हैं भाई। यहाँ पर लिमिटेशन, एक लिमिटेशन है क्या, कोलिजन थ्योरी क्या करती है भाई, कोलिजन थ्योरी क्या समझती है, जो रिएक्टिंग स्पीशीज है वो क्या है, हार्ड स्फीयर है। हार्ड स्फीयर मतलब आप समझ ही गए क्या है, सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है। उसके क्या है, उसको इग्नोर कर देती है भाई। किसको इग्नोर कर देती है, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को। उसको इग्नोर कर देती है भाई। ये क्या लिखोगे, कोलिजन थ्योरी, हाँ कोलिजन थ्योरी considers atoms or molecule to be hard spheres, hard sphere, spheres, ignores their structural aspects। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स, ये इसकी क्या है, लिमिटेशन हो जाएगी किसकी, कोलिजन थ्योरी की। तो ये थी स्टूडेंट्स कोलिजन थ्योरी। यहाँ पर बाउंस बैक हो जाएगा, लिख देना भाई, रिपेल ईच अदर या फिर बाउंस्ड बैक। तो इसके साथ साथ स्टूडेंट्स एक और रहेगा, एक मेरे को और याद आ गई, छोटी सी बात याद आ गई, यानी कि एक्सेप्शन ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये यहाँ से फिनिश हो गया, इसको मैं रब कर देता हूँ। एक बहुत छोटा टॉपिक है वो भी कर लो, तो मेरे को याद आ गया वैसे किसका, टेम्परेचर का इफेक्ट, यानी एक्सेप्शन है भाई। मैं क्या बता रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा किसके अकॉर्डिंग, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। बट यहाँ पर क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो भी कर लो, ठीक है। एक्सेप्शंस ये उसी में ऐड करना आपने, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, इससे पहले वाले में आपने ऐड करना भाई, ठीक है। ये क्या है, एक्सेप्शंस आपने इससे पहले वाले उसमें ऐड कर लेने हैं। ठीक है, इसी में एक्सेप्शंस, ठीक है। फर्स्ट अभी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन देखो, अगर हम ऐसे ग्राफ बनाएंगे, ये यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे रिएक्शन रेट या फिर रेट ऑफ रिएक्शन। तो बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर काम करता है। वो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता गया, ऐसे यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है वहां पर एक्टिवेट होता है, वहां पर एक्टिवेट होता है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो फिर क्या, सडनली रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि ये इंक्रीज नहीं होती किसके अकॉर्डिंग, जो मैं ला बता रहा था, यानी कि यहां लिखो, यहां पर आप लिखोगे द रेट ऑफ रिएक्शन decrease with rising temperature and not follow Arrhenius equation। Arrhenius equation यानी ये उसको भी फॉलो नहीं करती भी, Arrhenius equation को भी क्या है, ये फॉलो नहीं करती। ये होता है यहां पर TI, इन्वर्जन टेम्परेचर, यानी कि इन्वर्ट हो जाती है यहां से रिएक्शन, इन्वर्जन टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 45 डिग्री सेल्सियस होता है। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखो, जैसे बैक्टीरिया, अब तभी तो कहते हैं या तो बहुत कूल करके रखो, जैसे दूध का फट जाना, या तो उसको गर्म करके रखो या फिर उसको
कूल करके रखो, या तो इस टेम्परेचर से कम रखो या इस टेम्परेचर से ज्यादा रखो, यानी कि यहाँ उल्टा लिखा गया, यस, यहाँ टेम्परेचर लिखना, ठीक है, यहाँ रिएक्शन रेट लिखना, ठीक है, यहाँ रेट, सॉरी ये रिवर्स हो गया था, यानी कि इस ये टीआई इस तब यहाँ पर आएगा, यानी कि इस टेम्परेचर से या तो कम रखो उसका टेम्परेचर या फिर ज्यादा रखो, इस टेम्परेचर के ऊपर क्या है बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि डिक्रीज होने लगता है, और यहाँ पर अरहेनियस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता। ये एक तो एग्जाम्पल ये है भाई, ठीक है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज होने लगता, बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर बैक्टीरिया का क्या है डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। पहले इंक्रीज होगा तभी तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ही एक्टिवेट होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। और एंजाइम भी क्या होते हैं बहुत ज्यादा एक्टिव और सिलेक्टिव होते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ही क्या है काम करते हैं। बायोमोलिक्यूल में आप अच्छे से ये पढ़ोगे। उसके बाद क्या है ऑक्सीडेशन ऑफ NO, एक एग्जाम्पल है, एक तो ये हो गया, यस, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, यहाँ लिख देता मैं, डिकम्पोज, ठीक है। सेकंड एग्जांपल ये बना लेते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ NO, ऑक्सीडेशन ऑफ NO, ये भी क्या होता है, ये भी उल्टा होता है, रिवर्स होता है भाई, ठीक है, ये भी रिवर्स होता है। यहाँ टेम्परेचर और यहाँ पर क्या रेट, यहाँ पर क्या रेट, ये भी डिक्रीज होता जाएगा। अगर इसकी रिएक्शन हम करें 2NO प्लस O2, क्या बन गया 2NO2, 2NO2। तो ये जो ऑक्सीडेशन होता है भाई ये भी रिवर्स होता है। यहाँ पर याद रखना भाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है दो। और थर्ड कौन सा भाई, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन जब बम फटता है, जब बम फटता भाई, ठीक है, जब एक्सप्लोइट होता, बम एक्सप्लोइट होता, तो यहाँ पर क्या है ये रेट है और ये क्या है टेम्परेचर। तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स ऐसे होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होती है, यानी कि टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता है ऐसे, और फिर सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, एकदम से राइज हो जाता है। यहाँ पर धीरे धीरे स्लोली इंक्रीज होगा, पहले थोड़ी थोड़ी रिएक्शन होगी, फिर एकदम से एक्सप्लोजन हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा इतना विस्फोट हो जाएगा ब्रह्म जैसी, एकदम से बहुत ज्यादा, यानी कि ये भी क्या है, इसको अरहेनियस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता भाई, ठीक है, इसको फॉलो नहीं करते। ये दो तीन एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन है ये किसके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के। अदरवाइज क्या है मोस्टली रिएक्शन में क्या है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है विद राइजिंग टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, मैं आपसे आशा करता भाई आई होप यू अंडरस्टूड द कंप्लीट लेक्चर, पूरा समझ गए होगे। नहीं तो इसके नोट्स बनाना भाई, और इनको क्या पॉज करके नोट्स बनाओ और इसको समझो, प्रैक्टिस करो, समझ आएगा। अच्छी यूनिट है और अच्छे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कम्पिटिटिव में भी बहुत अच्छे से बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन, और क्या है बोर्ड्स में तो आते ही आते हैं। तो इसको लर्न करो, अच्छे से याद करो, पढ़ाई करो, और चैनल को देखते रहो, सब्सक्राइब और लाइक करना। थैंक यू स्टूडेंट।